दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कोरिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है KF-X। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कोरिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट KF-X के बारे में बात करने वाले हैं। इस एयरक्राफ्ट के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये एयरक्राफ्ट AMCA जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन वाला है और इसमें AMCA जैसा ही इंजन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन AMCA के उलट इस एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो गया है और उसके फ्यूजलाज की पहली फोटोज रिलीज भी की गई थी। KAI KF-X एक जॉइंट साउथ कोरियन और इंडोनेशियन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें एक एडवांस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा जो कि साउथ कोरिया की और इंडोनेशिया की एयर फोर्सेस इस्तेमाल करेंगी। इस प्रोग्राम को साउथ कोरिया लीड कर रहा है जो कि इस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के 80% मालिक होंगे। इस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के 80% शेयर्स साउथ कोरिया के पास होंगे और इंडोनेशिया जो कि इस प्रोजेक्ट में 2010 में शामिल हुआ था वो इस एयरक्राफ्ट के 20% शेयर्स का मालिक होगा। इस एयरक्राफ्ट को कोरिया की कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज KAI बना रही है। ये कोरिया का दूसरा फाइटर जेट प्रोग्राम है। इससे पहले कोरिया ने FA-15 एयरक्राफ्ट को बनाया था। इस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को इंडोनेशिया में IF-X के नाम से जाना जाता है। अभी तक इस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप्स बनाए जा रहे हैं जो कि 2021 तक तैयार हो जाएंगे। इस एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट 2022 तक प्लान की गई है। KF-X फाइटर जेट एक एडवांस मल्टी रोल जेट फाइटर प्रोग्राम है जो कि साउथ कोरिया की एयरफोर्स में शामिल होने वाला है। इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को सबसे पहली बार 2001 में अनाउंस किया गया था जब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट किम डे यंग ने कोरिया एयर फोर्स एकेडमी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को एक सिंगल सीट ट्विन इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट के तौर पर बनाने का प्लान था जिसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज होने वाली थी जो कि डसॉल्ट, राफेल और यूरोफाइटर टाइफून से ज़्यादा बेहतर होने वाला था। लेकिन इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी F-35 लाइटनिंग II एयरक्राफ्ट से कम होने वाली थी। इसके बाद वेपन सिस्टम्स कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर ऑफ कोनकुक यूनिवर्सिटी ने यह एडवाइस किया कि KF-X फाइटर एयरक्राफ्ट को F-16 फाइटर फैल्कन से ज़्यादा एडवांस होना चाहिए और इसकी रेंज F-16 एयरक्राफ्ट के मुकाबले में 50% ज़्यादा होनी चाहिए। इसका एयर फ्रेम 34% ज़्यादा लाइफ स्पैन वाला होना चाहिए। इसमें एवियोनिक्स ज़्यादा बेहतर होने चाहिए और इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एयर रडार होना चाहिए और इसमें ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्विच सिस्टम होना चाहिए और इसमें डाटा लिंक कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए। इस रिकमेंडेशन में यह बताया गया था कि इस एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन मिलकर 220 kN का थ्रस्ट जनरेट करने वाले होने चाहिए। इसमें सुपरसोनिक इंटरसेप्शन और क्रूजिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। इससे पहले साउथ कोरिया इस फाइटर जेट को बनाने के लिए अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन के साथ काम कर रहा था। सबसे पहले इस फाइटर जेट के दो प्राइमरी कॉन्सेप्ट बनाए गए थे जिसमें था एक KF-X C-103 जो कि F-35 फाइटर जेट जैसा था और एक C-203 था जो कि यूरोपियन फाइटर जेट जैसा था जिसमें कैनर्स लगे हुए थे। और इसके साथ ही एक C-501 एक तीसरा डिजाइन था जिसे कि KAI ने प्रपोज किया था। जो तीसरा डिजाइन KAI ने पेश किया था वो छोटा डिजाइन था। ये एक सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला था जिसकी परफॉर्मेंस F-16 एयरक्राफ्ट के मुकाबले में कम होने वाली थी और ये इंडोनेशिया की बड़ी एयर स्पेस के लिए अनसूटेबल होने वाला था। कोरिया की एयरफोर्स एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट चाहती थी जिसमें ट्विन इंजन डिजाइन हो और इसमें कॉम्बैट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हो और इसमें सेफ्टी भी हो। उसका एक बड़ा एयर फ्रेम हो जिसमें बाद में अपग्रेड्स भी की जा सकें। इन अपग्रेड्स के साथ इस फाइटर एयरक्राफ्ट को धीरे धीरे एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जाना था। लेकिन जो C-501 डिज़ाइन था वो सिर्फ 4th जनरेशन डिज़ाइन था, इसलिए इसका ट्विन इंजन का डिज़ाइन चुना गया जो कि हमारे AMCA फाइटर जेट जैसा ही है। 2014 में C-103 कॉन्फ़िगरेशन को चूज किया गया था और लॉकहीड मार्टिन ने इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए तकरीबन 2 डजन F-35A टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करने का फैसला लिया था। लेकिन इन सभी टेक्नोलॉजीज को अमेरिकी गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया था। अमेरिकी गवर्नमेंट ने 4 बहुत ज़्यादा जरूरी टेक्नोलॉजीज को ब्लॉक किया था जिसमें AESA रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट ट्रैकिंग डिवाइसेस और रेडियो जैमर टेक्नोलॉजी शामिल थी। इसके बाद साउथ कोरिया ने यह फैसला किया कि वो इन सभी टेक्नोलॉजीज को खुद बनाएंगे। 2015 में एक ऐसा ऑडिट किया गया था जिसमें यह पता चला था कि साउथ कोरिया ने इस फाइटर जेट को बनाने के लिए 87% टेक्नोलॉजीज हासिल कर ली है। इसका प्रिलिमिनरी डिज़ाइन 2018 में फाइनलाइज किया गया था। इस एयरक्राफ्ट में भी F414 इंजन लगाया जाएगा जो कि जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है। इसी इंजन को AMCA Mark 1 वेरिएंट के लिए चुना गया है। ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन होने के साथ और सेम इंजन होने के साथ ये एयरक्राफ्ट AMCA से मिलता जुलता फाइटर जेट बन जाता है।
इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.81 मैक की बताई जा रही है और इसमें 10 हार्ड पॉइंट्स होंगे। ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को भी कैरी कर पाएगा और एयर टू एयर मिसाइल्स को भी कैरी कर पाएगा। ये भी डीए की मीटियोर मिसाइल को भी कैरी कर पाएगा। यही मिसाइल हमें राफेल एयरक्राफ्ट के साथ भी मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि मीटियोर मिसाइल को एमबीडीए ने हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करने से मना कर दिया था और दूसरे फाइटर जेट से भी इंटीग्रेट करने से मना कर दिया था जिसमें यूरोपियन रडार्स नहीं लगे हुए हैं। लेकिन वो इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए इस मिसाइल की इंटीग्रेशन को अलाउ कर रहे हैं। अभी तक जो इस एयरक्राफ्ट के रडार के बारे में जानकारी मिली है उससे यह पता चलता है कि इसका एईएस रडार हानवा सिस्टम द्वारा बनाया जाएगा। इससे पहले जो हानवा सिस्टम्स एईएस रडार डेवलप करने वाली थी वो फ्रेंच थेल्स के साथ पार्टनरशिप में बनाया जाने वाला था। लेकिन बाद में पता चला था कि 2016 में थेल्स ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट में अपनी 50% स्टेक को हानवा ग्रुप को बेच दिया था, जिसके बाद थेल्स इस एयरक्राफ्ट के लिए रडार टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अभी तक जो इस एयरक्राफ्ट के रडार के बारे में जानकारी मिली है उससे ये पता चलता है कि इसमें इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और साब से मिली टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फिर भी इस एयरक्राफ्ट के साथ मीटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट करने का फैसला एमबीडीए के डबल स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में IRIS-T मिसाइल भी लगाई जाएगी जो कि एक जर्मन लेड प्रोग्राम है जिसमें एक शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड होमिंग एयर टू एयर मिसाइल डेवलप की गई है जो कि AIM-9 साइड विंडर मिसाइल को रिप्लेस करेगी। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल को भी कैरी कर पाएगा। AMRAAM मिसाइल एक अमेरिकन बियॉन्ड विजन रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसके साथ ही ये AIM-9 साइड विंडर मिसाइल को भी कैरी कर पाएगा जो कि एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसके साथ ही एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल को भी कैरी कर पाएगा जो है टॉरस KEPD-350 मिसाइल जो कि एक स्वीडिश जर्मन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इससे जर्मनी, साउथ कोरिया और स्पेन इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में डाटा लिंक कैपेबिलिटीज भी होंगी और इसके साथ ही इसका जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम होगा वो हानवा सिस्टम्स द्वारा बनाया जाएगा और इसका एईएस रडार भी हानवा सिस्टम्स द्वारा बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो इसकी डाटा लिंक कैपेबिलिटीज होंगी वो LIG नेक्स्ट कंपनी द्वारा बनाई जाएंगी जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है। इसके साथ ही जो इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर होगा वो भी LIG नेक्स्ट 1 कंपनी द्वारा बनाया जाएगा और इसके साथ ही जो इसका मिशन कंप्यूटर होगा वो हानवा सिस्टम द्वारा बनाया जाएगा और इसके स्टोर मैनेजमेंट कंप्यूटर को भी LIG नेक्स्ट 1 और हानवा सिस्टम मिलकर बनाएंगे। इसके साथ ही इसकी मल्टी फंक्शन डिस्प्ले सिस्टम को भी हानवा सिस्टम बनाएंगे और इसके फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को भी LIG नेक्स्ट 1 कंपनी बनाएगी और इसका कम्युनिकेशन नेविगेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम LIG नेक्स्ट 1 कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट के रडार के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस रडार के ऊपर अभी काम चल रहा है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में फेज वाइज डेवलपमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में 3 फेज होंगे। इस एयरक्राफ्ट के 3 ब्लॉक वेरिएंट्स बनाए जाएंगे। इस एयरक्राफ्ट का जो पहला ब्लॉक होगा वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं होगा, वो एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। इसमें अंडर विंग हार्ड पॉइंट्स होंगे यानी कि इसमें इंटरनल वेपन बे नहीं होगा और इसमें बहुत सारी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज नहीं होंगी। इस एयरक्राफ्ट का जो अभी तक मॉकअप डिजाइन दिखाया गया है उसमें ऐसा दिखाया गया है कि इसके बहुत सारे इक्विपमेंट इस एयरक्राफ्ट में एक्सटर्नली लगाए गए हैं, इंटरनली नहीं लगाए गए हैं। इसमें एक एक्सपोज्ड 20 मिलीमीटर कैनन पोर्ट है। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट की कैनोपी के ऊपर लगा हुआ है और इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट का एक्सपोज्ड इंजन एग्जॉस्ट एरिया भी है, जिससे यह पता चलता है कि इसका ब्लॉक 1 वेरिएंट एक प्योर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होगा। इसका जो ब्लॉक 2 वेरिएंट होगा उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की जाएंगी। इसमें इंटरनल वेपन बे होंगे और उसके साथ ही इसके एवियोनिक्स और सेंसर्स में भी इंप्रूवमेंट दिखाई जाएंगी। और जो इसका ब्लॉक 2 वेरिएंट होगा वो एक प्योर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन फिर भी वो इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो F-35 एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ क्वालिटीज़ को सरपास कर सके। लेकिन जो इसका ब्लॉक 3 वेरिएंट होगा उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि ये F-35 एयरक्राफ्ट से बेहतर होगा और इसके साथ ही इसमें और बहुत ज़्यादा फीचर होंगे जो कि इस एयरक्राफ्ट के लिए यूनिक होंगे। दोस्तों, जो अभी इस एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है वो 5th जनरेशन स्टैंडर्ड वाला नहीं होगा, वो एक 4.5 जनरेशन प्रोटोटाइप होगा जिसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स की जाएंगी और इससे एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। और वहीं हमारे एमसीएफ फाइटर जेट के 2 वेरिएंट बनाए जाएंगे, एक मार्क 1 वेरिएंट होगा और एक मार्क 2 वेरिएंट होगा। मार्क 1 वेरिएंट में ज़्यादा 5th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन जो हमारा मार्क 2 वेरिएंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के साथ आएगा। यही कारण है कि कोरिया का ये फाइटर जेट इतनी जल्दी बन रहा है, क्योंकि जो उनका पहला प्रोटोटाइप होगा वो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज वाला नहीं होगा।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।